तो चलिए आज हम एक नया अध्याय शुरू करते हैं। क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द अथवा जिस शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, इसमें काम का होना दिख रहा है तो यह क्रिया होता है। ठीक है। सुरेश कॉलेज जा रहा है। अगला है धातु। क्रिया के मूल अंश को हम धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए लिखना, लिख जोड़ना यानी लिखना धातु और प्रत्यय है। लिख धातु है और ना प्रत्यय है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद या प्रकाश। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, कर्म के आधार पर, दूसरा है प्रयोग या संरचना के आधार पर। ठीक है। पहला है कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म पाया जाता है। ठीक है। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं पाया जाता है। आपको मैंने पहले ही बताया सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म पाया जाता है। ठीक है। द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म पाया जाता है। ठीक है। प्रयोग या संरचना के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। पहला संयुक्त क्रिया, दूसरा पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा नाम धातु क्रिया और पांचवा सामान्य क्रिया। ठीक है। पहला हम पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया। इसमें कर्म पाया जाता है। इन क्रियाओं का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। ठीक है। उदाहरण खाना, पीना, पढ़ना, बनाना, काटना और लिखना। ठीक है। दूसरा है सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। पहला है एक कर्मक क्रिया, एक कर्म पाया जाता है, जैसे राजू फल तोड़ रहा है, यानी एक कर्म कर रहा है। राजू क्या कर रहा है? सिर्फ फूल तोड़ने का काम कर रहा है, तो यह एक कर्म कर रहा है, इसलिए इसे हम एक कर्मक क्रिया कहेंगे। राम पत्र लिख रहा है, क्या कर रहा है? सिर्फ एक काम कर रहा है, पत्र लिखने का, तो यह एक कर्मक क्रिया हो गया। ट्रिक प्रश्न से पूछिए क्या, अगर क्या का जवाब कर्म सकर्मक हो तो वह एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। द्विकर्मक क्रिया दो कर्म पाया जाता है, जैसे राधा ने बच्चों को कहानी सुनाई। राधा ने दो काम किया, बच्चों को क्या की? कहानी सुनाई। इसमें दो कर्म पाया जा रहा है, यह एक द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है। राजू ने मोहन को पुस्तक दी। राजू ने मोहन को पुस्तक दी, दो कर्म हो रहा है। राजू ने मोहन को पुस्तक दी, दो कर्म साथ में हो रहे हैं, तो यह एक द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है। दूसरा है अकर्मक क्रिया। इसमें कर्म नहीं पाया जाता है। ठीक है। दो क्रियाओं का सीधा प्रभाव अगर कर्ता पर पड़ता है तो वह एक अकर्मक क्रिया है। हम फिर से पढ़ते हैं, इस कर्म में इनमें कर्म नहीं पाया जाता है, दो क्रियाओं का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, जैसे हंसना, रोना, पाना, जागना, भागना। इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, ये खुद ब खुद होता है, इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया लगते हैं। जैसे राजू रो रहा है, कोई कर्म नहीं हो रहा है, इसलिए हम एक अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। दूसरा बालक सो रहा है। ठीक है। पहला है मुख्य क्रिया, कर्ता या कर्म के मुख्य कार्यों को व्यक्त करने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। ठीक है। फिर से हम पढ़ते हैं मुख्य क्रिया, कर्ता या कर्म के मुख्य कार्यों को व्यक्त करने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। यानी कोई मुख्य कार्य करे कर्ता या कर्म तो उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं, जैसे राधा दूध लाई, यह एक सकर्मक क्रिया है। मोहन ने दुकान खोली, यह एक सकर्मक क्रिया है। यानी कोई सकर्मक या अकर्मक कोई भी एक मुख्य क्रिया करे तो यह मुख्य क्रिया कहलाती है। ठीक है। पहला है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अलावा जो भी अंश शेष रह जाता है सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, मुख्य क्रिया पढ़ना, सहायक क्रिया रहे हैं। ठीक है। दूसरा है संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे मोहन आया, मोहन आ चुका है। ठीक है। अगला है सलमुख क्रिया। एक से अधिक क्रियाओं का रूप के योग से बनी हो तो वह सल क्रिया यानी मूल क्रिया कहलाती है, जैसे लिखना, आना और जाना। अगला है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनाती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है। उदाहरण देखते हैं, संज्ञा शब्द से फिल्म जोड़ आना, फिल्म याना। दूसरा विशेषण शब्दों से 60 जोड़ याना यानी सठियाना।
अगला है गर्म जोर आना यानी गरमाना। सर्वनाम शब्दों से अपना जोर आना यानी अपनाना। ठीक है। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ कर्ता अपना कार्य स्वयं ना करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे पिता ने बेटे से अखबार मंगवाया, यानी किसी से कोई काम करवाया, पिता ने क्या किया, बेटे से अपना काम करवाया, तो यह एक प्रेरणार्थक क्रिया होती है। मालकिन नौकरानी से सफाई करवाती है, मालकिन क्या करती है, नौकरानी से साफ करवाती है, यानी दूसरे से काम करवा रही है, तो यह प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ठीक है। अगला है पूर्वकालिक क्रिया, वह क्रिया जिसका पूरा होना दूसरी क्रियाओं से पूर्व पाया जाता है। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। यानी मुख्य क्रिया से पहले जो कार्य हो जाए उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। पूर्व आने वाली क्रिया मूल धातु के साथ कर लगाकर बनाती है। जैसे गीता ने सुनकर कविता लिखी, क्या कि मुख्य क्रिया से सुनकर वह कविता लिखी। ठीक है। अगला है अनुकरणात्मक क्रिया, जो ध्वनियों के अनुकरण या पूर्व ध्वनि के अनुकरण पर बनती है, ऐसी क्रिया को अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है। जैसे चीची, चीचिहाना, झंझन यानी झंझनाना, यानी थप यानी थपथपाना, यानी किसी भी जानवर की आवाज़ या किसी की ध्वनि या किसी की कोई भी आवाज़ हो, उसे हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।